नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे मैं सिंप्लीफाइड और मोस्ट ऑथेंटिक हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में आपको सिंपल भाषा में इंफॉर्मेशन देता हूं और ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से ली जाती है, तो इस इंफॉर्मेशन पे आप भरोसा कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी के बारे में। पित्त की थैली जब निकाल दी जाती है, कोलेसिस्टेक्टोमी, गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है, चाहे लैप्रोस्कोपी से हो, चाहे एब्डोमेन लैप्रोटॉमी से हो, ओपन करके हो। गॉल ब्लैडर हटा देने के बाद आपके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं और उसी के अनुसार आपको आपकी डाइट में, आपके खाने पीने में क्या बदलाव लाने चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, कई पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि उनको खासकर इस टाइप की सर्जरीज के बाद, ऑपरेशन के बाद डायरिया, लूज मोशन, पतले दस्त हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रेगुलर होते रहते हैं। सो इसका कारण लोग हमसे पूछते हैं, तो इसका कारण भी आज हम डिस्कस करेंगे कि वो क्यों होते हैं और उसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं। सो गॉल ब्लैडर, पतले दस्त गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद क्यों होते हैं और गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद आपको क्या आपके डाइट में एक्चुअल चेंज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब चीज़ें आज हम बात करेंगे जो एक्चुअल रिकमेंडेशन है उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों, गॉल ब्लैडर सर्जरी, पित्त की थैली जब निकाल दी जाती है तो कई लोगों को पतले दस्त, लूज मोशंस होते हैं और ये जो पतले दस्त हैं, लूज मोशंस हैं, कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक भी चल सकते हैं। इसके पीछे एक कारण है। होता क्या है दोस्तों, जो आपका पित्त की थैली है, जो गॉल ब्लैडर है, उसका काम है कि जो आपका लिवर जो बाइल बनाता है, जो पित्त बनाता है, ये पित्त आपके गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में जमा होता है और साथ ही कॉन्सेंट्रेट, गाढ़ा होता है। और फिर जब भी आप खाना खाते हैं तो ये पित्त की थैली से आपके अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में सिक्रीट होता है और इसका काम है कि आप जो भी खाना खाएं उसमें जो फैट है, जो तेल है, जो ऑयल्स हैं, वो फैट को डाइजेस्ट करने में इसका मेन रोल है। बिना इसके जो फैट है उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। सो होता क्या है, जब आप ये पित्त की थैली निकाल देते हैं, गॉल ब्लैडर निकल जाता है, तो लिवर से जो बाइल, जो पित्त बन रहा है, वो कहीं पर भी स्टोर नहीं हो रहा। वो डायरेक्टली जाके धीरे धीरे कंटिन्यूअसली आपके अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में डिपॉजिट, ड्रेन होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, चाहे आप खाना खाएं ना खाएं। और साथ ही ये जो पित्त बन रहा है, जो कर रहा है, जो गिर रहा है, ये पित्त जो है गाढ़ा नहीं है, क्योंकि उसको गॉल ब्लैडर नहीं है जो इसे गाढ़ा करे। तो ये गाढ़ा नहीं है, डाइल्यूट जो पित्त होता है, कम गाढ़ा पित्त डायरेक्टली कंटिन्यूसली आपकी अतड़ियों में गिरता जा रहा है और बिना फैट के, बिना खाने के, बिना डाइजेशन की चीज़ों के ये पित्त आपके अतड़ियों में जो है लैक्सेटिव इफेक्ट करता है। मतलब आपकी अतड़ियों की जो मोशन है, जो मूवमेंट है, उसको तेज कर देता है। सो होता क्या है, जल्दी आपके मोशंस होते हैं और आपको लूज मोशंस हो सकते हैं क्योंकि पानी एब्जॉर्ब होने का वक्त नहीं मिलता। सो एक ये कारण है जिसकी वजह से आपको पतले दस्त, डायरिया होते हैं गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद। कई लोगों में धीरे धीरे करके ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है कुछ महीनों के बाद, क्योंकि कई बार जो कॉमन बाइल डक्ट होता है, पित्त की थैली के आगे की जो पाइप होती है, वो फूल जाती है, डायलेट हो जाती है और एक तरीके से जो पित्त है उसको जमा करने लग जाती है। लेकिन वो गाढ़ा, कुछ हद तक वो गॉल ब्लैडर पित्त की थैली के जैसा भी काम करती है, लेकिन एक्चुअली उतना नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम हमेशा रहता है, लेकिन बॉडी जो है वो एडजस्ट कर लेती है इसके साथ, इसलिए कुछ महीनों के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो डायरिया का ये कारण हुआ, बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि पित्त जो है, जो बाइल है, वो गाढ़ा नहीं है, कंटिन्यूसली आ रहा है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा फैट खाएंगे
तला हुआ घी, बटर, मक्खन, मलाई बहुत ज़्यादा खाएंगे एक साथ, तो आप वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसे आप पचा नहीं पाएंगे। छोटी छोटी अगर थोड़ा थोड़ा खाएंगे पूरे दिन में अलग अलग टाइम पे तो आप उसे कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे, और बिन अनडाइजेस्टेड जो ये आपका फैट है ये गैस बनाएगा, ब्लोटिंग करेगा, आपको पेट फूला फूला लगेगा और डायरिया करेगा, फैट भी। सो इसीलिए दोस्तों पित्त की थैली निकाल देने के बाद कुछ बातों का ध्यान देना आपको जरूरी है। कोई फिक्स्ड डाइट नहीं है पित्त की थैली निकाल देने के बाद, कोई स्पेसिफिक चीज आपको बंद नहीं करनी है, कुछ बातों का ध्यान देना है बस। वो क्या बातें हैं? सबसे पहला कि आपको फैट जो है वो कम खाने हैं। हाई फैट फूड जो होते हैं, फ्राइड फूड जो है, तली हुई चीजें हैं, ग्रीसी मटेरियल है, घी, बटर, मक्खन, मलाई वाली चीजें हैं, या ऐसे कि सॉस है जिसमें फैट ज्यादा है, मेयोनीज है, ये सब चीजें आप अवॉइड करें। पहले खासकर कुछ हफ्तों तक तो अवॉइड करें और आगे चल के धीरे धीरे इंक्लूड करें जैसे जैसे आपकी बॉडी को आदत होगी, क्योंकि आपकी बॉडी उसको पचा नहीं पाएगी। दूसरी चीज, जो भी खाना आप खाते हैं फैट फ्री या लो फैट वाला ऑप्शन चूज करें। ऐसा मतलब फैट फ्री लो फैट का मतलब ये नहीं है कि बटर में से लो फैट निकाल कर दिया तो वो लो फैट बटर यूज करें, वो नहीं। लो फैट का मतलब है कि जिस भी खाने पीने की चीजों में उसके एक सर्विंग में 3 ग्राम से कम फैट है तो आप उसे खा सकते हैं, ये उसका मतलब है। लो फैट का मतलब ये नहीं कि आप लो फैट वाला घी इस्तेमाल करने लग जाएं, लो फैट वाला बटर इस्तेमाल करने लग जाएं, वो फिर भी फैट है। दूसरी चीज जो आपको करनी है, अपने डाइट में फाइबर बढ़ाना है। फाइबर में भी सॉल्यूबल फाइबर बढ़ाना है। 2 प्रकार के फाइबर होते हैं, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल फाइबर क्या करता है, जैसे कि ओट्स हैं, आपकी बार्ली है, ये क्या करता है, आपके जो बॉवल्स हैं उसको नॉर्मलाइज करने में, जो मोशन है उसको नॉर्मलाइज करने में आपकी हेल्प करते हैं। ये आपके खाने पीने में जो कोलेस्ट्रॉल, जो फैट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो बाइल जो आपका आता है, एक्स्ट्रा बाइल, उसको भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। और इसी के साथ क्या करते हैं, आपके जो मोशन है, आपके जो मोशंस हैं उनको ये ठीक करता है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा फाइबर एक साथ नहीं खाना है। धीरे धीरे आप अपने डाइट में फाइबर बढ़ाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा फाइबर एक साथ अगर खा लेंगे तो फाइबर की वजह से भी गैस हो सकती है, फाइबर की वजह से भी क्रैम्पिंग, आपके पेट में मरोड़े आ सकती हैं और वो बढ़ सकता है दिक्कत। धीरे धीरे कुछ हफ्तों में आप धीरे धीरे अपने फाइबर का इंटेक बढ़ाइए। सॉल्युबल फाइबर, ओट्स, बार्ली, फल फ्रूट्स खाइए डायरेक्टली, और छोटी छोटी आहार खाइए पूरे दिन में। फ्रीक्वेंटली ज्यादा बार खाना खाइए, कम खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, ज्यादा बार खाइए। इससे क्या होगा कि आपकी जो लगातार पित्त जो आपके इंटेस्टाइन में गिर रही है उसको आसानी होगी चीजों को पचाने के लिए। हेल्दी डाइट लीजिए जिसमें कि आप कुछ अमाउंट, छोटा छोटा अमाउंट जो है लीन प्रोटीन का रखिए, पोल्ट्री का रखिए, फिश, फैट फ्री डेयरी का रखिए, अपना वेजिटेबल्स जो है सब्जियों का रखिए, फ्रूट्स का रखिए, होल ग्रेन्स का रखिए। इन सब को इंक्लूड करिए, सब चीज़ों को इंक्लूड करिए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और ज़्यादा बार खाना खाइए, दिन में 5-6 बार खाना खाइए, 3 बार, 2 बार, 1 बार नहीं। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें कम करनी पड़ सकती हैं। ये डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें अगर आपके लूज मोशन को, डायरिया को और ज़्यादा ख़राब कर रही हैं और ज़्यादा दिक्कत बढ़ा रही हैं, जैसे कि अगर चाय कॉफ़ी पीने के बाद आपकी लूज मोशन बढ़ जा रहे हैं तो वो नहीं पीजिए। अगर दूध पीने के बाद, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेने के बाद आपके डायरिया बढ़ जा रहे हैं तो डेयरी अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा मीठा खाने से भी कई लोगों के लूज मोशन जो है बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर कुछ महीनों के बाद भी आपके लूज मोशन, डायरिया कम नहीं होते हैं और बढ़ते जाते हैं, या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, आपको बहुत कमज़ोर हो गए हैं, वज़न कम हो गया है, तो अपने डॉक्टर से बात करिए, फिर आपके डॉक्टर आपको दवा देंगे। ऐसे केसेस में 2 प्रकार की दवाएं मेनली दी जाती हैं। पहली दवा जो होती है वो आपके इंटेस्टाइन का जो अथड़ियों का मोशन है, जो मूवमेंट है, उसे स्लो करते हैं ताकि ज़्यादा देर तक खाना उसमें रहे और ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो सके, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सकें। ऐसी दवा का नाम है लोपेरामाइड, इमोडियम। इमोडियम ज़्यादा लेने से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उसे लें।
दूसरी दवाई जो है, जो आपके लगातार आपके इंटेस्टाइन अथडियों में बाइल पित्त गिरता जा रहा है, उस पित्त को एब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए एक कोलेस्टायरामीन करके सॉल्ट होता है, ये जाके पित्त के साथ कंबाइन हो जाता है बॉइल सॉल्ट्स को और न्यूट्रलाइज करके उन्हें एक्सक्रीट कर देता है। सो ये दो चीजें हम करते हैं, इमोलोपेरामाइड देते हैं, कोलेस्टायरामीन देते हैं। और तीसरी एक चीज जो करनी चाहिए वो है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स क्यों लेने चाहिए? क्योंकि क्या होता है दोस्तों, पित्त की थैली निकाल देने के बाद आपका फैट जो है, फैट को, तेल, घी, बटर, मक्खन, मलाई और फैट्स को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, आसानी से आप उसे पचा नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, जो फैट्स के अंदर फैट वाले फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, ए, डी, ई, के, फैट सॉल्युबल विटामिन्स की आपके शरीर में कमी होने के चांसेस हैं। इसीलिए आपको मल्टीविटामिन्स भी दिए जाते हैं अगर आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं तो। सो डॉक्टर्स आपको इन तीनों में से दवाइयां दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई पूरी आपके डाइट के बारे में गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद, पित्त की थैली निकाल देने के बाद। इसके अलावा और कुछ नहीं है उसके डाइट में। कोई भी उल्टी सीधी डाइट आपको बोलता है कि यही खाओ यही खाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मेनली ऐसी इंफॉर्मेशन पे भरोसा करिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। सो ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, ये किसी एक डॉक्टर का ओपिनियन नहीं है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इंफॉर्मेशन है जो यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से डायरेक्टली आपको दी जा रही है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही मेरे सारे वीडियोस ऐसी ही इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हैं। तो इन इंफॉर्मेशन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम डॉक्टर परमजीत, कंसल्टेंट फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेहरू नगर, दिल्ली एनसीआर। और मैं इस चैनल पे वीडियोस ऑलमोस्ट डेली डालता हूं। सो देखते रहिए मेरा चैनल। कोई आपके सवाल है तो आप लिख सकते हैं, मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिए, बी कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।